बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कल साइटोप्लाज्म पढ़ा था, तो अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं हम वन बाय वन सबको हम हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो ऑर्गेनेल्स हमने डिस्कस करना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखते हैं तो उसके अंदर एक नालियों का निज़ाम, चैनल, नेटवर्क, जाल नज़र आता है। चैनल्स कहते हैं नालियाँ, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। ये आपके सामने एक सेल है, तो इस सेल के अंदर ये जो नालियों का एक निज़ाम नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही एक चैनल्स, एक नेटवर्क नज़र आ रहा है। इस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज चैनल्स आर ऑफन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो नालियों का निज़ाम है इसका ताल्लुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी होता है और इसका ताल्लुक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, देखें, इसके साथ भी ये नेटवर्क का कनेक्शन हुआ हुआ है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े हुए लगती हैं या उनके साथ कनेक्शन नज़र आता है और ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियस के साथ भी कनेक्टेड है। तो दीज आर ऑफन कंटिन्यूस विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल, इस मुकम्मल निज़ाम को, नालियों को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल के अंदर फैला हुआ एक नालियों का निज़ाम है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक नालियों का नेटवर्क नज़र आता है और कई जगहों से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड नज़र आते हैं और कई जगहों से ये अंदरूनी तौर पे ये न्यूक्लियस के साथ भी कनेक्टेड नज़र आते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान मुकम्मल एक नालियों का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल आपको नज़र आ रहा है, इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो फॉर्म्स हैं, इसकी दो शक्लें। एक है RER यानी रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में फ़र्क क्या है? अब इस हमने चैनल को अलहदा से निकाल के देख रहे हैं कि ये देखें, ये जो नालियाँ सी हैं, ये नेटवर्क सा, इस नेटवर्क के ऊपर देखें ये बारीक बारीक से दाने बने हुए हैं। इन दानों को कहते हैं हम राइबोसोम्स। बारीक बारीक दाने हैं, इन दानों को हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली आप कह लें कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इनका ताल्लुक प्रोटीन के साथ है, प्रोटीन बनाते हैं। तो ज़ाहिर है RER की सरफेस पे ये दाने दाने से मौजूद हैं, इसलिए RER की सरफेस रफ़ है, इसलिए उसे कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला जो नालियों का निज़ाम है ये भी इसी का ही पार्ट है, देखें इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसके ऊपर कोई दाने दाने से नहीं है, ये राइबोसोम मौजूद नहीं है। तो इसे कहते हैं स्मूथ, इसकी सरफेस स्मूथ रहती है। इसकी सरफेस रफ़ रहती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, इसकी सरफेस स्मूथ रहती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो एक हो गया RER, इट्स सरफेस इज़ रफ़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइबोसोम्स एंड इट्स सरफेस इज स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के बगैर इसकी सरफेस स्मूथ है, तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है उसकी सरफेस रफ़ है, तो उसे हम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम दोनों के फंक्शंस को भी स्टडी करें अलहदा से, तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे चूँकि राइबोसोम मौजूद हैं, तो मैंने अभी बताया कि राइबोसोम का ताल्लुक है सेंसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो RER में प्रोटीन्स बनती हैं। क्यों बनती? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। आफ्टर सेंसिस द प्रोटीन्स आर आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। सेंसिस के बाद या तो वो प्रोटीन्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती हैं और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स, या फिर इन्हीं नालियों के ज़रिए, इन्हीं नेटवर्क के ज़रिए बाहर भेज दिया जाता है। तो RER का मेन फंक्शन क्या हो गया? सेंसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो है SCR जो है, चूँकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है SCR का फंक्शन प्रोटीन सेंसिस नहीं हो सकता। पर ये सेल के अंदर और कई एक्टिविटीज़ करते हैं और कई इनके फंक्शंस हैं।
तो इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मेटाबॉलिज्म SCR में होता है। जैसे मिसाल दी उन्होंने लिपिड्स की, कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म में दोनों तरह की चीज़ें होती, कैटाबॉलिज्म भी एनाबॉलिज्म भी। यानी लिपिड्स, अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, केमिकल कंपाउंड की बात करें लिपिड्स, लिपिड का मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि लिपिड्स बनते भी हैं एनाबॉलिज्म, और लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी होती है कैटाबॉलिज्म। फिर दूसरा फंक्शन SCR का ये है कि दे आल्सो हेल्प इन टू डिटॉक्सीफाई दी हार्मफुल ड्रग्स। कोई टॉक्सिक केमिकल बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मौजूद है, तो SCR उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं कि वो सेल को नुकसान ना पहुँचाए। डिटॉक्सीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक नेचर को ख़त्म करना, न्यूट्रलाइज करना। फिर एक और फंक्शन भी SCR का कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस मतलब नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन का मतलब एक जगह दूसरी का जो नर्व इम्पल्स जाता है, ख़ास तौर पे न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जाता है, तो वो उसमें SCR का रोल होता है कि SCR में से केमिकल्स वेजिकल की सूरत में निकलते हैं। वो केमिकल्स एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं, तो वही नर्व इम्पल्स होता है। उन केमिकल्स को आपकी बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लें, उन्हें हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो SCR में से निकलते हैं और अगले एक न्यूरॉन से निकल कर दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। फिर ज़ाहिर है एक फंक्शन तो जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये भी नालियों का निज़ाम है, तो एक फंक्शन ये भी है कि इट आल्सो ट्रांसपोर्ट दी मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू दी अदर पार्ट। तो ये RER और SCR के फंक्शन थे। RER सेपरेटली अलहदा काम कर रहा है, SCR अलहदा काम कर रहा है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो बेसिकली SCR और RER मिलकर पूरे सेल में अपने परफॉर्म्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। ज़ाहिर है RER भी एक नालियों का नेटवर्क है, चाहे उसके ऊपर राइबोसोम है। SCR भी नालियों का नेटवर्क है, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं, लेकिन नाली है तो ज़ाहिर है नालियों का काम ही ट्रांसपोर्ट का होता है, उसमें से मटीरियल गुजरता है। तो सेल के एक हिस्से से मटीरियल दूसरे हिस्से में जाता है, तो उसमें RER का भी रोल होता है, उसमें SCR का भी रोल होता है। फिर दूसरा जो फंक्शन है एक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, चूँकि सेल के अंदर एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद है, हमने शुरू में बताया आपको कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक नालियों का जाल है, ये पूरे सेल में फैला हुआ है। तो ज़ाहिर है अंदरूनी तौर पर सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी मिल रही होती है, और सेल की शेप जो है मेंटेन रहती है। सेल को अंदरूनी तौर पर एक जब सपोर्ट मिलेगी कि अंदर नालियों का निज़ाम है, तो ऑटोमेटिकली सेल अपनी शेप भी मेंटेन करता है, सेल को एक सपोर्ट मिल रही होती। तो ये आपके सामने था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स और उसके फंक्शंस। कोई भी ऑर्गेनेल जब आपको आएगा टेस्ट में या पेपर में, आपने उसको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले तो आपने उसका बताना होता है स्ट्रक्चर। जैसे हमने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये जो नालियाँ हैं, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो नालियाँ हैं, चैनल्स हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। इन चैनल्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो पहले तो आपने बताना होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसे अब इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। फिर आपने इसके अगर डायग्राम आपकी बुक में अवेलेबल है तो उसकी डायग्राम बना के लेबल करनी होती है। फिर अगर आपने बताना होता है कि इसके मतलब ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया कि नालियों का निज़ाम है, फिर कहाँ मौजूद है ये भी बता दिया, फिर हमने ये भी बता दिया कि इनके ऊपर राइबोसोम है, किस पे नहीं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेली का, वो डायग्राम भी बनानी है, वैसे भी बताना। फिर जो चौथी चीज़ है वो है फंक्शंस, तो फंक्शन भी बताने होते ज़रूरी है। तो ये 4 नंबर का जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है ना, तो 4 चीज़ें उसमें मेंशन करनी कि वो जो ऑर्गेनेल है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पाया कहाँ जाता है, और ओवरऑल जो है उसकी जो डायग्राम है उसको लेबल करना और उसके फंक्शंस वगैरह इनको डिस्कस करना। फिर आपके 4 नंबर बनते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, और इसको गौर से पढ़ें समझें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
हाँ बकवास करो।